देखो एल्कली मेटल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन है ये। इसके लिए आप एक लाइन लिख लीजिए, जनरल लाइन है ये। देखो ये नोट कर लो, फ्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। एल्कली मेटल के ये कंपाउंड्स फ्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी तो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इंक्रीज है। ओके, डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। मतलब क्या? जैसे हाइड्रोक्साइड की बात करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी पानी में। ऐसे ही फ्लोराइड के साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। बाकी आपको कोई भी कंपाउंड आ जाए एल्कली मेटल का, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के साथ, पानी में कम ही हो जाएगी। समझ में आ गई बात है? सॉल्युबिलिटी के लिए 4 कंपाउंड याद रखना, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, बाकियों की कोई आ जाए कम हो जाएगी। ओके। तो पानी में सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती है, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनकी बढ़ती है डाउन द ग्रुप। बाकी कोई भी आ जाए उसकी कम हो जाएगी। जैसे नाइट्रेट आ गया मान लो, तो नाइट्रेट की कम हो जाएगी, सल्फेट आ गया, सल्फेट की कम हो जाएगी। 4 याद रखो बस, ठीक है। अब देखो ये पूछा है क्वेश्चन, देखो व्हाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे आने पे एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ क्यों जाती है, ये पूछा है। ओके, ये तो मैंने बताया कि बढ़ती है। देखो सॉल्युबिलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए ना, वो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, एक लैटिस एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ रही है या कम हो रही है। ओके, तो देखते हैं कैसे। ये देखो यहाँ डायग्राम में, दिस इज लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, है ना। देखो साइज, हाइड्रोक्साइड का साइज तो सेम है, हाइड्रोक्साइड का साइज तो सेम है ना। इंक्रीज किसका हो रहा है साइज? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है ना। अब देखो ये देखो, देखो जब भी हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा तो प्रोसेस क्या होगी। अच्छा यहाँ तो 2 में दिखा दिया, एक सेकेंड, नेट प्रोसेस दिखाइए नहीं। ओके, मैं बताता हूँ क्या होगा। जब भी आप हाइड्रोक्साइड को या किसी भी और कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो 2 प्रोसेसेस होती हैं। पहली प्रोसेस है ब्रेकिंग लैटिस ऑफ MOH, क्या कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेके बता रहे हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, पहले तो मेटल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को अलग अलग करना पड़ेगा, सॉलिड है ना ये, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, दूर लेके जाना पड़ेगा। तो मेटल प्लस आयन गैसियस स्टेट में और OH नेगेटिव आयन गैसियस स्टेट में हो जाएगा। सॉलिड को, एटम को अलग अलग कर दिया, हर आयन को अलग अलग कर दिया, तो इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो ये सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज ऑन कैटायन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एनायन डिवाइड बाय बॉन्ड लेंथ, यही होता है लैटिस एनर्जी। भाई ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? जितना उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कैटायन और एनायन में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनको सेपरेट करने के लिए आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है कि नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के चार्ज पे और डिस्टेंस पे। अब चार्ज तो सब में सेम है, डिस्टेंस देखो क्या हो रहा है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, डाउन द ग्रुप डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ में आई बात? लैटिस एनर्जी का कम होना सॉल्युबिलिटी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ रही है, कम सप्लाई करनी पड़ रही है, दिस इज अ फेवरेबल फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विच कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। समझ में आई बात? तो लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या है? फेवरेबल फैक्टर है।
लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गया, दिस इज अ फेवरेबल फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी। समझ में आई बात? ये पहले लैटिस एनर्जी को डील करते हैं। देखो ये देखो, डाउन द ग्रुप एज डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इंक्रीजेज, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। दैट इज लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू ब्रेक द लैटिस, तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेसर इज नीड ऑफ सप्लाइंग एनर्जी, easier इज द प्रोसेस। तो लेसर लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप कम हो रही है, तो कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए प्रोसेस आसान हो जाएगी, ये प्रोसेस आसान हो जाएगी डाउन द ग्रुप। Thus, decrease in lattice energy factor contributes towards increase in solubility of metal hydroxides down the group. Down the group metal hydroxide की solubility बढ़ जाती है, मतलब बढ़ती है नहीं बढ़ती बात की बात है, पर लैटिस एनर्जी तो हेल्प कर रहा है कि बढ़ जा डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप इज अ फेवरेबल फैक्टर, समझ में आई बात है। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी का देखते हैं। आप पानी में सॉल्युबल कर रहे हो ना, तो गैसियस फेज में तो है नहीं, एमओ प्लस गैस गैस और ओ एच नेगेटिव गैस, इसको जब पानी में आप डालोगे तो इसको पानी घेर लेगा आके, नहीं। एमओ प्लस के आसपास कौन सराउंड करेगा बताओ? एम प्लस के आसपास ऑक्सीजन सराउंड करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, करेगा ना सराउंड उसको। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ओ एच नेगेटिव को कौन सराउंड करेगा? एच। क्यों? एच पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यही ना। हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। हाइड्रेशन इज जस्ट लाइक मिनी बॉन्ड फॉर्मेशंस, छोटे छोटे बॉन्ड फॉर्मेशन ही है ना इसमें, इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन देखो, हाइड्रोक्साइड आयन तो सब में ही कॉमन है, सारे हाइड्रोक्साइड में कॉमन है। डिफरेंस किस में है? मेटल आयन में। मेटल आयन जितना छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो छोटा मेटल आयन है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो डाउन द ग्रुप मेटल आयन का साइज बड़ा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। समझ में आई बात है या नहीं आई बताओ? देखो डाउन द ग्रुप क्या है, चार्ज ऑन कैटायन इज सेम, कैटायन पे चार्ज तो सेम है, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ता है, इसलिए चार्ज डेंसिटी कैटायन पे कम हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायन, तो कैटायन की हाइड्रेशन कम हो जाती है, मतलब एनर्जी रिलीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेसर इज एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी जितनी कम रिलीज होगी लेसर इज फेवरेबिलिटी फॉर द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस होने की जो फेवरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम हो गई, इससे सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड कम हो जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी उसको कम कर देती है सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी कम होती है बढ़ती है वो बात नहीं बता रहे, बट हाइड्रेशन एनर्जी तो उसको कम करने की तरफ ले जा रही है, लैटिस एनर्जी उसको बढ़ाने की तरफ ले जा रही है, और हाइड्रेशन एनर्जी उसको कम करने की तरफ ले जा रही है। एक फैक्टर बोल रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, दूसरा फैक्टर बोल रहा है सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, तो नेट जो रिजल्ट है वो तो फिर एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा आपको, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड्स के लिए क्या होता है? लैटिस एनर्जी जीत जाता है, लैटिस एनर्जी फेवरेबल फैक्टर था ना, डाउन द ग्रुप बोलता था बढ़ाओ, और हाइड्रेशन बोलता था कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घटाओ, जीत कौन जाता है? लैटिस एनर्जी फैक्टर जीत जाता है। फॉर एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स बोथ लैटिस एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दोनों ही डिक्रीज होती है, लैटिस भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और हाइड्रेशन भी डिक्रीज होती है। डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ज्यादा कम हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम नहीं होती, डिक्रीज इन लैटिस इज मोर। समझ में आई बात? डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, लैटिस एनर्जी फैक्टर यहाँ पे जीत जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ देखो, ये बात ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो चार कंपाउंड्स है ना, फ्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ये जो चार कंपाउंड्स है ना, इनके लिए लैटिस एनर्जी डोमिनेट करता है डाउन द ग्रुप, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। इन चारों के अलावा बाकी जो होंगे उसमें हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा, तो 12-13 क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, हर अलग कंपाउंड देके बना देगा, ये बात है।
Why is lithium fluoride almost insoluble in water, whereas lithium chloride soluble not only in water but also in acetone? एसीटोन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये इसका फॉर्मूला है एसीटोन का। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्युबिलिटी का, बोल रहे हैं कि लिथियम फ्लोराइड पानी में इनसॉल्युबल होता है पर लिथियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होता है, ऐसा क्यों है? ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट, लिथियम क्लोराइड एसीटोन में भी सॉल्युबल है, तो ऐसा क्यों है? तो देखो, जब वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात आती है ना, तो आपको दो तरह की एनर्जी कंसिडर करनी होती है, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल देखो, ये पहले ये एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाई लिथियम फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो लिथियम फ्लोराइड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो दो प्रोसेस होती हैं, दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? ब्रेकिंग ऑफ लैटिस ऑफ लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड एक सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा? लिथियम प्लस आयन, फ्लोराइड आयन, लिथियम प्लस आयन, फ्लोराइड आयन, लिथियम प्लस आयन, फ्लोराइड आयन। इस तरह से ये जो आयन्स हैं ये अरेंज्ड होंगे। ये 3 डायमेंशन में अरेंज्ड होंगे, नॉट नेसेसरली इन द मैनर आई हैव ड्रॉन। इसी मैनर में हो ऐसा नहीं है, पर कुछ रेगुलर 3 डायमेंशनल का अरेंजमेंट होगा लिथियम के आयन का और फ्लोराइड के आयन का सॉलिड में। तो ये लिथियम फ्लोराइड सॉलिड है, ये जो रिप्रेजेंट करता है। इन आयंस को सेपरेट करना होगा, लिथियम आयन को अलग करना होगा, फ्लोराइड आयन को अलग करना होगा। इन सब आयंस को सेपरेट, दूर दूर करना पड़ेगा, आइसोलेट कर दिया, मतलब आपको लैटिस को तोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ऑपोजिट चार्जेस को दूर दूर लेके जाते हो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, सो इन दिस प्रोसेस लिथियम फ्लोराइड सॉलिड becomes lithium plus gas and fluoride negative gas, that means लैटिस तोड़ा आपने लिथियम फ्लोराइड सॉलिड का, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। तो इंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, जब भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है इंथैल्पी चेंज उसमें पॉजिटिव होता है। ओके, नाउ ये जो लैटिस एनर्जी इस प्रोसेस में सप्लाई करनी पड़ी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? देखो, जितना आपको फोर्सफुली इन दोनों को दूर लेके जाना पड़ेगा उतना एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना? इन दोनों को कितना फोर्सफुली आपको दूर लेके जाना पड़ेगा, जितना इन दोनों में अट्रैक्शन है। यस और नो? दो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उन पे दोनों पे चार्ज कितना है डिवाइड बाय उन पे डिस्टेंस कितना है। तो जितना ज्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आपको लैटिस एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। सो लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन multiplied by charge on anion divided by bond length. Okay, so it is inversely proportional to bond length. That means smaller is bond length, bond length जितनी छोटी होगी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा ज्यादा होगी, छोटे बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। एज फ्लोराइड आयन इज ए स्मॉल आयन, क्योंकि फ्लोराइड आयन एक छोटा आयन है लिथियम फ्लोराइड में, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम फ्लोराइड क्या है? स्मॉल है, इसलिए लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड क्या है? लार्ज है। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेप अ लॉट ऑफ एनर्जी इज टू बी सप्लाइड बिकॉज फ्लोराइड आयन छोटा होता है। ओके, तो ये पहला स्टेप है। आप लिथियम फ्लोराइड को वाटर में डालते हो, दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है लैटिस टूटता है, सेकेंड स्टेप क्या है? हाइड्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये जो कैटायन और एनायन बन गए, ये कैटायन है ये एनायन है, इनकी हाइड्रेशन होगी क्योंकि वाटर में है ये, तो इनको वाटर मॉलिक्यूल्स आके सराउंड करेंगे। जैसे कि देखो, लिथियम प्लस गैस बिकम्स लिथियम प्लस एक्वस, F minus gas becomes F minus aqueous, that means getting surrounded by water. Li plus है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी तरफ ऑक्सीजन रहेगा, करेक्ट? ठीक है ना? एफ माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पे इसकी तरफ क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। दिस इज जस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ मिनी बॉन्ड्स, करेक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल बॉन्ड्स।
तो ऐसा ही है ये। इस केस में एनर्जी रिलीज होती है। सो हाइड्रेशन के केस में एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा एच हाइड्रेशन इज नेगेटिव। जब भी किसी रिएक्शन का एंथैल्पी नेगेटिव हो मतलब उसमें एनर्जी रिलीज हुई है। नाउ आपको लैटिस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, पर लिथियम फ्लोराइड के केस में लैटिस एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती कि लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर सके, क्योंकि लैटिस एनर्जी में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। और लिथियम फ्लोराइड के केस में लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है बिकॉज फ्लोराइड आयन छोटा है। हेंस लिथियम फ्लोराइड इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। अब लिथियम क्लोराइड क्यों सॉल्युबल है? सेम प्रोसेस लिथियम क्लोराइड को होगी। देखो जब आप लिथियम क्लोराइड को वाटर में डालते हो यहाँ पे भी वो दो स्टेप होंगे, पहले लैटिस टूटेगा फिर वो जो आयन बनेंगे वो हाइड्रेट होंगे। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे ना करेक्शन कर लो, लिथियम क्लोराइड कर लो। ओके, तो इसमें भी दो चीजें होनी है, ब्रेकिंग ऑफ लैटिस ऑफ लिथियम क्लोराइड। ना दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। लैटिस तोड़ रहे हो आप, लिथियम और क्लोराइड को दूर कर रहे हो, तो लैटिस तोड़ रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज ऑन बोथ द आयंस डिवाइड बाय बॉन्ड लेंथ। अब क्लोराइड आयन लार्ज साइज्ड आयन है, बड़ा है साइज में, इसलिए LiCl की बॉन्ड लेंथ क्या है? लार्ज है, तो इसलिए लैटिस एनर्जी फॉर LiCl, हेंस लैटिस एनर्जी ऑफ LiCl इज स्मॉलर, कम है एज कंपेयर टू LiL। समझ में आ गई बात है, क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज बड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे भी हाइड्रेशन होगी, लिथियम प्लस भी हाइड्रेट होके Li प्लस एक्वस बनेगा, क्लोराइड भी हाइड्रेट होके Cl माइनस एक्वस बनेगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो LiCl के केस में जो लैटिस एनर्जी चाहिए वो बैलेंस हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि इसको बैलेंस कर सके। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी यहाँ कम होगी ना, इसलिए LiCl पानी में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, एसीटोन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एसीटोन क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन से कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं? जो जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जिनमें पोलैरिटी कम होती है ना। LiCl हैज कंसिडरेबल कोवलेंट कैरेक्टर। क्यों? Li प्लस छोटा है, Li प्लस इज स्मॉल कैटायन, और वो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। फजान्स रूल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन मतलब क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरफ वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, दिस इज जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ओके, तो लिथियम क्लोराइड में कंसिडरेबल कोवलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए वो एसीटोन में सॉल्युबल हो जाता है। ओके, ये बात याद रखो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कौन से कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं? जो ज्यादा कोवलेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, how would you explain lithium iodide is more soluble than potassium iodide in ethanol? इथेनॉल क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इथेनॉल, ठीक है। अब लिथियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? जो ज्यादा कोवलेंट होगा। लिथियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड में कौन ज्यादा कोवलेंट है? देखो लिथियम छोटा आयन है, आयोडाइड दोनों में सेम ही है, पोटेशियम थोड़ा सा बड़ा है लिथियम से, करेक्ट। आयोडाइड तो सेम ही है। अब मुझे बताओ आयोडाइड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसकी डिस्टॉर्शन कौन ज्यादा करेगा? लिथियम प्लस या पोटेशियम प्लस? कौन ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा? पोटेशियम प्लस थोड़ा बड़ा है, बताओ। लिथियम प्लस ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा क्योंकि साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो लिथियम प्लस ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयोडाइड। जितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। So as a result of its small size, lithium ion has high polarizing power than a potassium ion. It polarizes electron cloud of iodide ion to much greater extent than potassium ion. Lithium plus ज्यादा polarize करता है, potassium plus कम करता है, इसलिए lithium iodide का कोवलेंट कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। तो सोल्यूट जिनका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसलिए लिथियम आयोडाइड मोर सॉल्युबल है इथेनॉल में।